हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का हिस्ट्री, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और हमने यहाँ पर आके छोड़ दिया था फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। वॉरफेयर फॉर वेल्थ। वॉरफेयर फॉर वेल्थ का मतलब होता है कि धन के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उस काल में जो धन के लिए लड़ाई हुई। ठीक है, यू मे हैव नोटिस्ड that each of these ruling dynasty was based in a specific regions। आपने ये देखा होगा कि अभी तक हम लोग जो ने पढ़ा है तो जितने भी रूलिंग डायनेस्टीज थे उसके उस समय के, वो लोग किसी न किसी खास क्षेत्र विशेष में ही थे। ठीक है, उनका एक क्षेत्र पर राज हुआ करता था। ठीक, एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज। और ये लोग क्या है कि इनका नियंत्रण जिस क्षेत्र में रहता था, इसके बावजूद ये लोग और भी अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। ठीक है, विस्तार कैसे होगा? तो दूसरे राजवंशों को, दूसरे राजाओं को युद्ध में हरा करके और उनके एरिया को अपने में शामिल करना ये लोग चाहते थे। ठीक है, वन पार्टिकुलर प्राइज्ड एरिया वाज सिटी ऑफ कन्नौज इन गंगा वैली। और इसका एक उदाहरण है कन्नौज, जो गंगा वैली में स्थित है ना। तो वो इसका एक पर्टिकुलर उदाहरण है जिसके लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती रही हैं। For centuries, ruler belonging to Gujar Parihar, Rashkuta and Pal dynasty fought for control over Kannauj। तो क्या है, सदियों तक क्या है कि जो रूलर्स गुज्जर परिहार, आप मैप में देखे होंगे कि इधर गुज्जर परिहार का डायनेस्टी था, राष्ट्रकूटा और पाल डायनेस्टी के जो राजा थे ना, तो ये लोग क्या है कि लगातार तीनों युद्ध करते थे कन्नौज के लिए, कि ये लोग अपना अधिकार जमाने के लिए, कन्नौज को अपने अधीन करने के लिए इन तीनों में आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ठीक है, बिकॉज देयर वेयर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रेन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट एज द 3 पार्टीज स्ट्रगल। तो जैसे कि इसमें गुज्जर परिहार है, राष्ट्रकूटा है और पाल डायनेस्टी है, तो 3 पार्टीज, 3 राजा एक साथ जब लड़ाई कर रहे हैं, तो इन तीनों के लिए इसको इतिहासकारों ने नाम दिया, क्या चीज़ नाम दिया? 3 पार्टीज स्ट्रगल। क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टीज जो है कि कन्नौज पर कब्जा करने के लिए आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस नाम को रखा गया 3 पार्टीज स्ट्रगल। एज वी विल सी पेज 62-66, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples। आगे चल के जब हम 62 और 66 पेज को देखेंगे तो 62 से 66 पेज के अंदर हम देखेंगे कि जो भी उस समय के शासक थे वो अपने पावर को, अपनी शक्ति को और रिसोर्सों को दर्शाने के लिए क्या है, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराते थे। ठीक है, so when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich। और इस वजह से जब भी ये राजा क्या करते थे, एक दूसरे पर चढ़ाई करते थे, दूसरे राज्यों पर जब चढ़ाई करते थे, उनसे युद्ध करते थे, तो उस समय ये क्या है, युद्ध में सबसे ज़्यादा टारगेट बनाते थे टेम्पल्स को। क्यों टेम्पल्स को बनाते थे? क्योंकि उस समय के जो टेम्पल्स थे वो बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे, उस सारे धन संपत्ति मंदिरों में रखा जाता था। ठीक है, तो सब लोग क्या है कि अपना पावर दिखाने के लिए, अपना रिसोर्स दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे और उसमें बहुत अत्यधिक धन संपत्ति भी रखते थे। तो क्या है कि जब भी कोई लड़ाई होती थी तो लोग टारगेट करते थे इसको, मंदिरों को ही टारगेट करते थे, वहाँ पे वो धन ज़्यादा प्राप्त होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। इसके बारे में हम क्या है चैप्टर 5 में और विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ देखते हैं। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। अब इस प्रकार का जो लड़ाके थे, इन लड़ाकों में से जो कि हमेशा वो लूट मार करते थे और मंदिरों से हमेशा धन को लूट के ले जाते थे और अपने क्षेत्र विस्तार की लड़ाइयाँ लड़ते थे, उसका एक उदाहरण है सुल्तान महमूद, जो क्या है अफगानिस्तान गजनी का शासक था। ठीक है, ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 and extended control over part of Central Asia, Iran and the northwest part of the subcontinent। तो इसका शासनकाल सुल्तान महमूद गजनी का जो शासनकाल था कब से कब तक तो 997 से लेके 1030 तक उसका शासनकाल था। और उसका कार्य कहाँ तक कंट्रोल था? तो उसने अपने कंट्रोल को सेंट्रल एशिया तक, क्या है, ईरान और क्या है इस सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट हिस्से तक इसका क्या था, दबदबा था, इसका ये क्षेत्र था जिस पर उसने कब्जा कर रखा था। ठीक है, ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। His target were wealthy temples including that of सोमनाथ, गुजरात। और ये क्या है कि तकरीबन हर एक साल
जो है हमारे इस सब कॉन्टिनेंट पर क्या करता था, चढ़ाई करता था, लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा अटैक करता था। और अटैक करके उसका मुख्य टारगेट क्या होता था, ये जो धनी टेम्पल्स थे ये इसके मुख्य टारगेट हुआ करते थे, ये इन्हीं पर ज़्यादा आकर्षित होता था। और जिसमें क्या है कि सोमनाथ मंदिर जो आज गुजरात में है वो इसका एक उदाहरण है। वो बार बार इस मंदिर पर अटैक करता था और यहाँ से धन संपत्ति को लेकर के अफगानिस्तान चला जाता था। मच ऑफ द वेल्थ महमूद carried away was used to create a splendid capital of city at Ghazni। तो जितना भी महमूद ने जो यहाँ से धन और जहाँ से भी धन इकट्ठा किया वो सब कुछ कहाँ खर्चा किया, तो उसने गजनी में अपना एक कैपिटल राजधानी बनाने में बहुत अत्यधिक खर्चा किया और सारे पैसे अपने वहीं पे गजनी में खर्चा करके अपना एक बहुत विस्तार और शानदार राजधानी बनाने में उसने इस पैसों को लगाया। ठीक है। He was interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent। तो क्या है कि ये जो मोहम्मद ये था तो ये क्या करता था कि इसको जो जिस एरिया में ये शासन करता था तो उस एरिया के बारे में जानने का इसको अत्यधिक, यहाँ के लोगों के बारे में जानना इसको बड़ा पसंद था। ठीक है। तो ये वहाँ के लोगों के बारे में जिस क्षेत्र में वो चढ़ाई करके जीतता था उनके बारे में जानना चाहता था। तो उसने क्या किया, एक अल-बरूनी नाम के एक विद्वान को ये टास्क दिया। ठीक है। अल-बरूनी को टास्क दिया कि जो इस सब कॉन्टिनेंट का अकाउंट लिखे, इसके बारे में लिखे कि यहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, मैंने यहाँ की टोटल जानकारी लिखने के लिए अल-बरूनी को टास्क दिया गया। ठीक है। तो दिस अरेबिक वर्क नोन एज किताब अल हिंद रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस। अब जो ये अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई किताब थी उसका नाम था किताब अल हिंद। ठीक है। जो कि आज के इतिहासकारों के लिए बहुत अच्छा इतिहास का स्रोत है, जो सोर्स है जहाँ से वो लोग हिस्ट्री को जानते हैं। He consulted संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। और ये जो अल-बरूनी था, अल-बरूनी ने किताब अल हिंद को लिखने के लिए यहाँ के जो संस्कृत स्कॉलर्स थे उनकी भी सहायता ली। ठीक है। और उनकी सहायता से उसने इस किताब को लिखा। Other kings who engaged in warfare including the Chahmanas, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer। इस प्रकार के युद्ध को करने वाले और अपने क्षेत्र का विस्तार करने वाले राजाओं में से चहमनास भी थे, जिनको बाद में क्या है चौहान्स के नाम से जाना गया। इनका शासन कहाँ से कहाँ तक था, तो ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया करते थे। ठीक है। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट वेयर दे वेयर अपोज्ड बाय चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड द गढ़वाल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये जो चौहान्स थे, जिनको क्या चहमानास थे, जिनको बाद में चौहान के नाम से जाना गया, तो ये अपना एक क्षेत्र जो था उसका एक्सपेंड करना चाहते थे, उसका विस्तार करना चाहते थे। और इस विस्तार करने के लिए उनको क्या है कि औरों से लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसके लिए क्या है कि चालुक्यास जो थे गुजरात के, उनसे उनकी लड़ाई हुई। उन्होंने उसका अपोज किया कि उसको क्षेत्र का विस्तार करने नहीं दिया। चालुक्यास से उनको युद्ध लड़ना पड़ा। और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के गढ़वाल के जो लोग थे उनसे भी इनकी टक्कर हुई। ठीक है। इनसे इनको युद्ध करना पड़ा। द बेस्ट नोन चहमनास रूल वॉज पृथ्वीराज III 1168 to 1192 who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1992। अब कहने का मतलब है कि ये जो चहमनास थे इनमें से एक बहुत शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक हुआ जिनको कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज III, जिनका कार्यकाल था 1168 से लेकर 1192 तक। ठीक है। जिन्होंने क्या है कि अफगान के एक रूलर, एक शासक का जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गौरी, इसको 1191 में हरा दिया था। लेकिन क्या हुआ कि ये अगले ही साल गौरी ने दोबारा इनको हरा दिया। ठीक है। गौरी ने 92 में क्या हुआ, पृथ्वीराज को दोबारा से हरा दिया। ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। ए क्लोजर लुक द चोलास। तो चलिए जानते हैं चोला वंश को, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, उसके विस्तार के बारे में, उसके शासन के बारे में। ठीक है। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है मैप में, ये चोलास वंश का उस समय का पीरियड था जिस समय इनका ये पूरा कार्य क्षेत्र था जहाँ पे तक इनकी डायनेस्टी फैली हुई थी। फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर। ठीक है। उरैयूर से लेकर तंजावुर तक उनका शासन। अब सवाल है कि हाउ डिड चोला राइज टू पावर, ये जो चोल वंश था ये सत्ता में कैसे आए। ठीक है।
A minor chiefly family known as the Muttayar held power in the Kaveri Delta. तो उस समय जो कावेरी डेल्टा था, उस कावेरी डेल्टा में एक परिवार था, एक छोटा सा परिवार जिसको क्या है मुट्टयार के नाम से जाना जाता था। इनका यहाँ पर क्या था, शासन था, ठीक है। They were subordinate to Pallava king of Kanchipuram. अब ये जो मुट्टयार था, ये मुखिया परिवार जो था मुट्टयार का, ये क्या थे, पल्लवा किंग के सबऑर्डिनेट थे। समानंद के बारे में आपने पढ़ा है, सबऑर्डिनेट्स के बारे में ऊपर हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, है ना। तो ये उनके एक सबऑर्डिनेट थे, उनके राज्यकाल में इनका क्या है कि उनके अधीन ये लोग शासन करते थे। विजयाला who belonged to the ancient chiefly family of Cholas from Urayan captured the delta from the Muttayar in the middle of the 9th century. कहने का मतलब ये है कि चोल वंश के, उस समय के चोल वंश के, प्राचीन चोल वंश के जो विजयाल ने 9वीं शताब्दी के मध्य में 9th सेंचुरी के मिडिल में क्या किया था, ये मुट्टयार को हरा करके इस क्षेत्र पर कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। He built the town of Tanjavur and the temple of goddess निसुम्बसुब्दिनी देवी there, ठीक है। तो उसने अब इस कावेरी डेल्टा में जब मुट्टयार को हरा करके और उस पर अपना कब्जा कर लिया, तो उसने क्या किया, वहाँ पर एक टाउन बनाया, ठीक है, एक शहर बसाया, जो क्या है तंजौर के नाम से एक शहर बनाया। और एक उसने बहुत विशाल सा एक मंदिर बनाया, किस देवी के लिए, तो निसुम्बसुदिनी के लिए एक मंदिर बनाया, उनके नाम का एक विशाल सा मंदिर बनाया, ठीक है। द सक्सेसर ऑफ विजयाला conquered neighboring region of the kingdom grew in size and power. अब ये जो विजयाला का जो सक्सेसर था, उनके जो उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने क्या किया कि अपने आस पड़ोस का जो रीजन था और किंगडम था, इनको हरा करके और अपना शक्ति और साइज भी बढ़ा लिया। इनका कहने का मतलब है इनका राजवंश और ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। द Pandyan and the Pallava territory to the south and the north were made part of this kingdom. अब जो इसके नॉर्थ में और साउथ में जो पांड्यान्स और पल्लवास टेरिटरी था, इनका जो क्षेत्र था, इसको भी क्या किया, हरा करके इन्होंने अपने किंगडम में शामिल कर लिया, अपने राजवंश में इस एरिया को भी शामिल कर लिया, ठीक। राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर्स बिकेम किंग इन 985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरिया। अब राजा नाम का जो शासक था, उसने क्या किया कि वो क्या है, चोला वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था, उसने 985 में अपना राज्यकाल संभाला और उसने अपने राज्य को और भी एक्सपेंड किया और ज़्यादातर एरियाओं पर अपना कंट्रोल रखा, ठीक है। He also organized the administration to empire, और उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी दोबारा से गठित किया, ठीक है ना। राजा's son Rajendra I continued his policies and even rid the Ganga Valley, Sri Lanka and the countries of Southeast Asia. तो ये राजा के जो पुत्र हुए राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो राजा का उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जो शासन का तरीका था, उसको पॉलिसी को कंटिन्यू किया और उसने क्या किया कि और क्षेत्रों पर भी क्या हुआ, अपना राज्य को और विस्तार किया और गंगा वैली पे उन्होंने आक्रमण किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया और साउथ ईस्ट एशिया तक भी उन्होंने आक्रमण करके अपने क्षेत्र में शामिल किया, ठीक है। डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशन, कहने का मतलब है, और इन सब कार्यों को करने के लिए दूसरे राज्यों में श्रीलंका वगैरह जैसे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ उनको जाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक नेवी भी, बहुत बड़ी नेवी बनाई और बहुत कुशल नेवी बनाई, जिससे क्या है कि वो समुद्र मार्ग से भी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा करके और उन क्षेत्रों पर उसने कब्जा जमाया, ठीक है, तो उनको हराया वहाँ पे, ओके। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति, ठीक है। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम बिल्ड बाई राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वेलस। ये जो राजा और राजेंद्र के द्वारा बनाई गई जितनी भी भव्य मंदिर थे और उनके अंदर जो बनाई गई कांस्य की मूर्तियाँ थी, ये क्या है, मूर्ति कला की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने बहुत ही खूबसूरत, मैंने बहुत अच्छा उस जमाने का, उस काल का, मैंने एक तरह का चमत्कार ही था इनको बनाना, ठीक है। Chola temples often became the nuclei of settlement which grew around them. अब ये जो चोला
मंदिर था, ये सारे मंदिर क्या हो गए थे कि जो इनके आसपास की जो भी बस्तियां थी इनके लिए ये क्या हो गए थे, केंद्र बन गए थे, सेंटर बन गया था ये, ठीक है। दीज वेयर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। और यहाँ पे क्या है, जितनी भी उस टाइम के लोगों के द्वारा शिल्प कला थी, जो भी वो लोग करते थे, वो उसका क्या हो गया था, ये मंदिर उनके केंद्र बन गए थे, ठीक है। टेम्पल्स वेयर ऑल्सो एनवायर्ड विथ लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। अब ये जो मंदिर थे, इन मंदिरों में जो उस टाइम के जो राजा थे, शासक थे, उन लोगों ने भी मंदिर को भूमि जमीन दिया था, और जो लोग और लोग भी थे, दूसरे लोग जो सामानंत वगैरह जो भी है, ठीक है, उन्होंने भी क्या है, मंदिर के आसपास मंदिर को जमीन दी थी, मंदिर के लिए जमीन दिया था, ठीक है। अब ये जो जमीन था, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went to maintain all the specialists who work at the temple and very often live near its priests, garland maker, cooks, sweeper, musician, dancer, etc. अब ये जितनी भी मंदिर के लिए भूमि दान की गई थी, जो भी शासक के द्वारा या किसी के द्वारा जो जमीन भूमि मंदिर के नाम पर दान किया गया था, मंदिर को दिया गया था, अब ये ज़मीन का क्या किस रूप में उपयोग होता था, इस ज़मीन के जो भी प्रोडक्ट्स होते थे, जो भी इसमें उगते थे, जो भी उसमें से निकलता था, वो क्या है, मंदिर को मेंटेन करने के लिए, या फिर जो भी लोग मंदिर की देखभाल में रहते थे, जो इस मंदिर के आसपास रहते थे, उनके लिए इसको खर्चा किया जाता था। जैसे कि पुजारी हो गए, ठीक है, और माला बनाने वाले हो गए, जो भी है स्वीपर्स हो गया, कुक्स हो गए, म्यूजिशियन हो गए, जो लोग भी इस मंदिर में इसके आसपास रहते थे, तो इनके लिए इन धन का जो भी उसके ज़मीन से उगता था, उनको इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वेयर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो उस ज़माने के ये जो मंदिर थे, ये मंदिर ना सिर्फ वर्शिप के लिए ही थे, क्योंकि बल्कि ये क्या हो गए थे, आर्थिक और सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी ये एक इनका केंद्र बन गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब लोग रहते थे, सब हर टाइप के क्राफ्टमैन सब लोग रहते थे, और यहाँ पे एक सेंटर ये बन गया था सभी के लिए उस ज़माने में, ठीक है। इसीलिए जो भी पुराने शासक आते थे, वो मंदिरों पर ही ज़्यादा अटैक करते थे। Amongst the craft associated with the temples, the making of bronze image was the most distinctive। कहने का मतलब हुआ कि उस काल में जो मंदिरों में जो भी कलाकृतियाँ की जाती थी, ठीक है, जो भी शिल्पकार कलाकृति करते थे, उनमें से जो ब्रॉन्ज इमेजेस बनाना था, जो कांस्य की प्रतिमाएं बनाना था, ये क्या था, सबसे खास काम था, ठीक है। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमॉन्ग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। अब चोला के शासनकाल में जो ब्रॉन्ज इमेजेस, कांस्य की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मूर्ति मानी जाती थी, ठीक है। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well। कहने का मतलब है ज़्यादातर जितनी भी प्रतिमाएं बनी थी कांस्य की, वो क्या है, देवी देवताओं की बनती थी, कभी कभार क्या है, भक्तों की भी मूर्तियां बनाई गई थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। Many of the achievement of Cholas were made possible through new development in agriculture। अब ये जो चोल शासक थे और चोल साम्राज्य था, इनका जो जितनी भी उपलब्धियां थी, उनमें जो कृषि में जो नए नए उन्होंने बदलाव किया और उन्होंने विकास किया, ये क्या था, इनकी उपलब्धियों का मुख्य कारण था, ठीक है। लुक एट मैप 2, मैप 2 जो है ऊपर में जो दिया है उनको देखिए। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांच ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब जब आप मैप 2 में कावेरी नदी को जब देखिएगा, तो कावेरी नदी में से क्या है कि बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेज निकलते हैं। कावेरी नदी को बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले उसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ, उससे चैनल्स निकलते हैं, ठीक है। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपोजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। अब ये जो नदियाँ हैं, उससे जो कावेरी नदियाँ के ब्रांचेज हैं, ये नदियाँ क्या है, हमेशा ओवरफ्लो हो जाता है, उनमें बाढ़ आ जाता है ना। बाढ़ आने की वजह से क्या है, वो अपने जो तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उसके तटीय क्षेत्र में क्या है, फर्टाइल जो सॉइल्स है, फर्टाइलिटी को बढ़ाता है, और डिपॉजिट कर जो भी फर्टाइल सॉइल है उसको ले जाके उसके अपने किनारे किनारे डाल देता है, ठीक है, जिससे कि उसके अगल बगल की ज़मीन क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice। अब ये जो पानी से जो वहाँ उसके अगल बगल के क्षेत्र में जो नमी मिलता है, ये क्या है, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए बहुत ज़्यादा
नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या है, धान की खेती के लिए पानी अत्यधिक आवश्यक होता है और यह है नदियों के ब्रांचेज में और नदियों में बाढ़ आने की वजह से क्या है, धान की खेती अच्छी होती थी। ठीक है। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. अब देखा जाए तो क्या है कि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में खेती पहले से ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, एग्रीकल्चर करने के तरीके विकसित हो गए थे। लेकिन क्या है, 5th और 6th सेंचुरी में ही जाकर के ये संभव हुआ कि पूरे एरिया में खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसको बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी को लार्ज स्केल पर करना स्टार्ट किया गया 5th और 6th सेंचुरी में। Forests had to be cleaned in some region, land had to be labeled in other regions. अब लार्ज स्केल में खेती करने के लिए क्या करना था कि कुछ एरियाओं में जंगलों की कटाई, बहुत बड़े क्षेत्र में जंगलों की कटाई करनी थी और क्या है, जमीन को भी समतल करना जरूरी था। ठीक। इन द डेल्टा रीजन embankment had to be built to prevent flooding and channels had to be constructed to carry water to the fields. अब जैसा कि हम लोगों ने पहले ऊपर जिक्र किया था कि ये कावेरी नदी के डेल्टा में है, नहीं, इसके ब्रांचेस बहुत सारे हैं और बार बार फ्लडिंग हो जाता है। तो फ्लड होने से क्या है, इस डेल्टा को, इस क्षेत्र में जो कृषि वाला एरिया है उसको बचाने के लिए क्या चीज़ें, बांध बनाने की भी ज़रूरत थी और नहरों को भी बनाना जरूरी था कि वो क्या है कि आसानी से पानी खेतों तक पहुँच जाए। इन मैनी एरियाज 2 crops were grown in a year. और इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कि पानी नहीं पहुँचता था, नदियों का, नहर का पानी नहीं पहुँचता था, तो क्या करना है कि आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम तरीके से पानी पटाना, सिंचाई करने के दूसरे माध्यम से सिंचाई करने की आवश्यकता थी। A variety of methods were used for irrigations. और उस समय बहुत सारे तरीके से सिंचाई का काम किया जाता था। In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. बहुत सारे एरिया में क्या किया जाता था, ये आर्टिफिशियल सिंचाई करने के लिए क्या कुएं खोदे जाते थे या फिर बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते थे जिसमें कि बरसात का जो भी पानी हो तो वो वहाँ पर एकत्र किया जाए और जब बरसात ना हो तो खेती के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। Remember that irrigation work required planning, organizing labors and resources, maintaining this work and deciding on how water is to be shared. अब ये जो इरिगेशन का, सिंचाई का काम था, इसके लिए आपको याद रखना है कि ये बहुत जटिल टास्क है और इसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, सही प्लानिंग की आवश्यकता होती है, लेबरों को एकत्रित करने की आवश्यकता है, रिसोर्सेज, और ये सब भी ध्यान रखना है कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो ये एक बड़ा टास्क होता था। ठीक है, और ये बड़ी जिम्मेवारी वाला टास्क होता था। ठीक। Most of the new rulers as well as peoples living in village took an active interest in these activities. अब जैसे कि आप जानते हैं कि खेती ही प्रधान काम था, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, सिंचाई करना, खेती जरूरी है तो उसको सींचना भी जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, जो भी उस समय के शासक थे वो लोग भी बहुत एक्टिव रहते थे, या गांव के लोग भी जो उस समय गांव में रहते थे वो लोग भी इस कार्य में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब ये चोला वंश था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, वो कैसे संगठन में काम करता था, ये देखना है। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह से संगठित था। सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट्स नोन एज उर बिकेम प्रॉस्पेरियस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। अब जो ये यहाँ पर जो बस्तियाँ थी, ठीक है, किसानों की जो बस्तियाँ थी, वो बस्तियाँ किस नाम से जानी जाती थी, तो उर नाम के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, इनको उर कहा जाता था, किसानों की बस्तियों को। अब ये लोग क्या है कि सिंचाई का अच्छा स्रोत होने की वजह से, अच्छी फसल उगाने की वजह से ये लोग क्या है, समृद्ध हो चुके थे, मतलब इनके पास में भरपूर खाद्य पदार्थ, मतलब ये धनी हो चुके थे। ठीक है। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट कॉल्ड नाइडू। अब ये जो छोटे छोटे उर है ना, ये छोटे छोटे किसानों के गांव, ये सब मिला करके क्या बनते हैं, नाइडू कहलाते थे। नाइडू एक बड़ा संगठन बन जाता था। द विलेज काउंसिल एंड द नाइडू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पाइटिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। अब ये जो बड़ा नाइडू हो गया तो मतलब उसमें छोटे छोटे बहुत सारे उर को मिला करके बड़ा सा एक नाइडू, एक संगठन बन गया, बड़ा एक एरिया बन गया। तब ये नाइडू का काम क्या होता था कि कर वसूलना और इनके बीच में जो भी कार्रवाई हो, जो भी माने कानूनी कार्रवाई हो, प्रशासनिक कार्रवाई हो, तो ये इनका काम था। ये न्याय भी करते थे और कर का वसूलना भी इन्हीं के जिम्मे था। रिच पीसेंट्स ऑफ
Velal caste exercised considerable control over the affairs of the Naidu under the supervision of the central Chola government. अब ये जो इनमें किसान जो होते थे, जितने भी किसान, उसमें से जो वेलाल कास्ट के जो किसान होते थे, ठीक है, ये वेलाल कास्ट के किसान होते थे, और इनमें से जो धनी मनी वेलाल जाति का किसान होता था, उनको क्या है, नायडू के जितने भी कार्यकलाप होते थे उसमें चोला राज्य के, चोला गवर्नमेंट के अंडर में इनको सारे अधिकार मिले होते थे। ये इनके कार्यवाही को देखा करते थे, ठीक। द चोला किंग gave some rich landowners title like Muvenvelan and Ayyar etc. अब ये जो उनके कार्यकाल देखते थे, चोलास गवर्नमेंट का सहयोग करते थे, तो इन बड़े बड़े जो किसान थे, जो भूमि के मालिक थे, ठीक है, उनको चोला गवर्नमेंट ने कुछ उनकी प्रतिष्ठा के लिए, उनके इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए उनको कुछ विशेष नाम दिए थे, उनको उपाधि दे रखा था, जैसे कि मुवेंदवेलन और अय्यर। मुवेंदवेलन का मतलब होता है ए पर्सन और पीसेंट सर्विंग 3 किंग्स, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले को वेलन किसान को ये उपाधि दी जाती थी। और अय्यर किसको कहा जाता था, तो जो प्रमुख होता था उन्हें अय्यर कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ लैंड। चोलाज इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड। अब चोला के टाइम में जो हम लोग को अभिलेख मिले हैं, उनके जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उसमें बहुत सारे प्रकार के भूमि का उल्लेख किया गया है। वो लोग अपनी ज़मीनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा करते थे, ठीक है, जिसमें से पहला कैटेगरी क्या है, वेलन वगई। अब वेलन वगई मतलब क्या होता है, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण्स पीसेंट प्रॉपर्टी। अब वेलन वगई वो ज़मीन को कहा जाता था जो कि ब्राह्मण, जो किसान ब्राह्मण ना हो, ठीक है, जो ब्राह्मणों की ज़मीन ना हो, जो दूसरे किसानों को की ज़मीन हो, उन्हें वेलन वगई कहा जाता था। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है ब्रह्मदे। ये जो लैंड है, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स को ज़मीन गिफ्ट में दिया जाता था, उन्हें ब्रह्मदे कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में है साला भोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन को, ये उन ज़मीनों को कहा जाता था जो स्कूलों की मेंटेनेंस के लिए दिया जाता था, ठीक है। आगे जो ज़मीन है वो है देवदान, या इसको कहा जाता था, देवदान भी कहा जाता था, और तिरुनम कुटकनी, देवदान या तिरुनम कुटकनी कहा जाता था। ये कैसी ज़मीन होती थी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, जो ज़मीन मंदिरों को दे दिया जाता था, मंदिर की देखभाल करने के लिए, वहाँ के रहने वालों के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, उसे तिरुनम कुटकनी या देवदान कहा जाता था। उसके बाद में आता है पलिचंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, जैन संस्थाओं को दी गई ज़मीन को पलिचंदम कहा जाता था, ठीक है। We have seen that Brahmins often receive land grant और ब्रह्मदे। हम लोगों ने ये देखा है अक्सर कि ऊपर हमने देखा है कि ब्राह्मण्स को क्या है, ज़मीन गिफ्ट में दी जाती थी, उसके बारे में ऊपर हमने पढ़ा भी है ना। तो इन ज़मीनों को, ब्राह्मण को दी गई ज़मीनों को ब्रह्मदे भी कहा जाता था, ठीक है ना, यही कहा जाता था ब्रह्मदे। एज रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज इन कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो अब ये जो ब्रह्मदे देने का नतीजा क्या हुआ कि इसका परिणाम ये हुआ कि कावेरी जो वैली है, कावेरी वैली में ब्राह्मणों की क्या हुआ, उनके बस्तियां क्या है, अस्तित्व में आने लगी। कहने का मतलब हुआ कि उनकी ब्रह्मदे ज़मीन होने की वजह से उनका वहाँ पे संख्या ज़्यादा बढ़ने लगा, और वो लोग वहाँ पे अत्यधिक बस्तियाँ उनकी बस गई। Each Brahmade was looked after by an assembly or सभा of prominent Brahmins landlord। अब ये जितने भी ब्रह्मदे ज़मीन थी, इनकी देख रेख कौन करता था, तो जो ब्राह्मण लोगों में जो जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी, ठीक है, वो ब्राह्मण्स क्या करते हैं, उनके देख रेख में पूरा ब्रह्मदे देख रेख किया जाता था, ठीक है। ज़मीन का हिसाब किताब, लेखा जोखा जो भी है, इनका एक असेंबली था, उस असेंबली में किया जाता था। दिस असेंबली वर्क वेरी इफिशिएंटली, और ये जो असेंबली इनका था, ये बहुत कुशलता से काम करता था। देयर डिसीजन वेयर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शंस ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स। और इनका जो डिसीजन हुआ करता था, जो भी निर्णय लेते थे, ये जो सभा निर्णय लेती थी, इनका सारा लेखा जोखा इंस्क्रिप्शंस पर दर्ज किया जाता था, या फिर मंदिरों के जो वॉल थे उन पर भी इनके लेखे जोखे को, जो भी इनका डिसीजन होता था, उसको लिखा जाता था। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स ऑल्सो एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। अब ये जो व्यापारियों का संगठन होता था, जिनको कहा जाता था
नगरम, ये नगरम भी क्या करते थे, कभी कभार क्या है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था शहर में वो ये भी देख रेख करते थे। ठीक है। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब उत्तर मेरू में जो चिंगलपुट एक जगह डिस्ट्रिक्ट है जहाँ तमिलनाडु में पड़ता है, वो वहाँ पर जो है इंस्क्रिप्शंस में क्या है इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स मिलता है कि ये सभा किस प्रकार से काम करती थी। ठीक है, और कैसे ये ऑर्गेनाइज थे। द सभा हैड सेपरेट कम्युनिटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल etc। अब जो ये इनका सभा होता था, इन सभाओं का अलग अलग कम्युनिटी होता था, अलग अलग काम करने के लिए कम्युनिटी बनाई गई थी जो क्या है कि अलग अलग कामों को देखती थी। जैसे कि इरिगेशन का काम देखने के लिए अलग कमेटी, गार्डन का काम, टेम्पल का काम, इसी तरीके से बहुत सारे काम थे जिनको अलग अलग कम्युनिटियाँ देखा करती थी। Okay, name of those eligible to be member of these communities were written on small tickets of palm leaf and kept in earthen pot, from which a young boy was asked to pick the tickets one by one for each community। अब इनका चुनाव कैसे होता था, तो इस कम्युनिटी के लोग सदस्यों का चुनाव होता था कि जो भी लोग इसके योग्य थे उनके नाम क्या किए जाते थे, पाम लीफ पर लिख करके एक मिट्टी के घड़े में डाल दिया जाता था। और एक यंग बॉय को, एक बच्चे को कहा जाता था कि क्या है हर कम्युनिटी के लिए एक एक नाम निकाले। अब वो बच्चा क्या करता था, उसमें से एक एक नाम निकालता था और इस हिसाब से उनको कम्युनिटीज़ बांट दी जाती थी। इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्स। तो द वर्क ऑफ ए सबक अकॉर्डिंग टू उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शंस। अब यहाँ पे जो है उनके वर्क करने के, जो सभा का वर्क करने का तरीका था उसके बारे में उत्तर मेरूर के एक इंस्क्रिप्शन में लिख मिलता है कि उनके सभा में कैसे कैसे लोग हो सकते हैं। अब कैसे लोग होंगे, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जिनके पास क्या है कि होना चाहिए जो क्या है कि अपने ज़मीन से टैक्सेस भी वसूल सके, ऐसे लोग होने चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके अपने घर होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उनको वेद का ज्ञान होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्साइड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, वो ईमानदार भी होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में उनका ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है। एनीवन हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ अनदर कम्युनिटी। कोई भी व्यक्ति अगर 3 साल किसी क्या है कि वो कभी पिछले साल माने कभी भी वो कम्युनिटी का सदस्य रह चुका है तो वो 3 साल तक फिर दोबारा सदस्य नहीं हो सकता है। एनीवन हु हैज़ सबमिटेड हिज अकाउंट, है ना, एज वेल एज दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। अब जो भी है जिसने अपना अकाउंट, अपना लेखा जोखा नहीं दे रखा है या उसके अपने परिवार के सदस्य के रिश्तेदारों के लेखा जोखा नहीं जमा किया है, वो भी सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये उनकी कैटेगरी थी, उनके लिए क्या करते थे वो, उनका एक तरीका था जिसमें कि वो चुनाव करते थे और कम्युनिटी के सदस्यों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जाके आपका लेसन समाप्त हो जाता है। ठीक है।